सो द सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो इसमें क्या होता है कि द सेल्स अंडरगो डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि सपोज 100 सेल्स हैं, तो उन 100 सेल्स में से 20 सेल विल अज्यूम अ स्पेसिफिक फंक्शन, द रेस्ट ऑफ द 20 cells will assume another specific function, फिर बाकी 20 cells will assume another specific function. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है. तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल हो जाता है, जैसे टिश्यू बन जाता है, राइट. सो सम एनिमल्स अंडरगो या पोजेस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Similarly, organ level of organization and organ system level of organization. So सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, जो कि स्पॉन्जेस में पाया जाता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? सिलेंटरेटा में पाया जाता है, जिसको हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं. टेनोफोरा में पाया, फाइलम टेनोफोरा में भी पाया जाता है, राइट. तो फाइलम में क्या पाया जाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. सिमिलरली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस में पाया जाता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस. तो ये इजी है याद करना कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही फाइलम में पाया जा रहा है. किस में? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाया जा रहा है, राइट. फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा? प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद के जितने भी फाइला हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है. दैट इज फाइलम एस्केलमिन्थेस, जिसको हम लोग नैमाथेल्मिन्थेस भी बोलते हैं. एस्केलमिन्थेस से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक ऑल दी फाइला पोसेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो ये हो गया पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, विच इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स. जैसे अगर हम लोग लेट्स टेक सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ एनिमल्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इन सम एनिमल्स द ब्लड विच इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट से जो भी ब्लड निकल रहा है वो शुरू में तो कुछ लार्ज वेसल्स के थ्रू निकलता है, लेकिन उसके बाद वेसल्स डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, और जो ब्लड होता है वो हार्ट से निकल के सारे टिश्यू और ऑर्गन्स के सेल्स को डायरेक्टली बेद कर देता है. इसका मतलब सारे विसरल ऑर्गन्स उस ब्लड में नहा लेते हैं डायरेक्टली. दैट इज़ द सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ of the different organs of the animals come in direct contact with the blood which is pumped out of the heart. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक. अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफेलोपोड मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेटा. याद रख लें. देयर आर 4 फाइला इन विच ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड. आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफेलोपोड मोलस्का. अच्छा, नॉन सेफेलोपोड मोलस्का क्या होता है? फाइलम मोलस्का में ये जो ऑक्टोपस और स्क्विड वाला जो क्लास है, जिसको हम लोग सेफेलोपोडा बोलते हैं, उसको छोड़ के जितने भी मोलस्का हैं, स्नेल वगैरह, ऑयस्टर स्नेल जैसे, तो ये सब जो है इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है. हेमिकॉर्डेटा, इट इज़ लाइक अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ओके. उसमें ही पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और ट्यूनिकेटा, और ट्यूनिकेटा इज़ प्रेजेंट इन द फाइलम कॉर्डेटा ओनली, जिसमें कि जिसको हम लोग यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं. उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. तो ये सारे फाइला हम लोग वन बाय वन जब फाइला देखना शुरू करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ दिस फाइलम वन बाय वन. तो उनके सारे डिटेल्ड फीचर्स जो है वो सब हम लोग देखेंगे. अभी के लिए एग्जांपल्स याद कर लीजिए, दैट इज़ इनफ. सेकेंड ये टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ दी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने देख लिया. क्लोज में क्या होता है कि द ब्लड विच इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट मूव्स इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स. जैसे हार्ट से ब्लड निकला इन अ स्पेसिफिक ब्लड वेसल, देन इट इज़ मूविंग इनटू इट इज़ फ्लोइंग इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरीज में बह रहा है, या वेन्स में बह रहा है, या ब्लड कैपिलरीज में बह रहा है. बट it will never come in direct contact with the cells of the body, so it keeps flowing in the blood vessels only, or it is enclosed within the blood vessels only. Hence this type of circulatory system is called as a closed circulatory system. किसमें पाया जाता है closed circulatory system? closed circulatory system पाया जाता है आपका एनालिडा में. इन एनालिडा closed circulatory system is found. then अच्छा, नॉन सेफेलोपोड मोलस्का में अगर ओपन पाया जाता है तो सेफेलोपोड मोलस्का में ऑब्वियसली क्लोज पाया जाएगा. सो सेफेलोपोड मोलस्का में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. और कॉर्डेटा में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, विच इज़ व्हाट?
which is the circulatory system, which we are discussing in the complexity of organ system as a basis of classification. अच्छा, second type of organ system लो digestive system अगर देखें तो digestive system में क्या होता है कि again if you look at the animals, कुछ animals में क्या होता है कि जो alimentary canal है, okay, तो digestive tract जिसको बोलते हैं, the alimentary canal, it has only one opening to the outside, okay, and the other side it is blind, that is closed from the other end, and it is open only from one end to the outside. So the opening to the outside serves as both mouth and the anus, that is ingestion of food and egestion of waste, दोनों के लिए एक ही ओपनिंग होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है किस में पाया जाता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, ओके, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, नाइडेरिया में पाया जाता है. सो सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया और प्लैटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है. ऑलराइट, द सेकंड इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इट इज़ ओपन ऑन बोथ द एंड्स, and one end serves as an entry point for food and the other end serves as the exit of digestive waste. So we have specialized apertures for different specific functions, right? So this is called as the complete digestive tract. और जो complete digestive tract है वो पाया जाता है Aschelminthes to chordates, इन सब में complete digestive tract पाया जाता है. Clear है? Now, so these are the two different types of organ systems जिसकी complexity हम लोगों ने discuss कर लिया अभी तक. All right? So this was the second basis of classification. What was the first basis of classification of all the animals? First was level of organization, जिसमें cell tissue वगैरह आ गया. Second was complexity of organ systems, जिसमें क्या क्या आ गया, circulatory system and digestive system. Third is body symmetry. अब ये body symmetry क्या होता है? The ability of or the property of the body shape of an animal by virtue of which it can be divided into equal halves को बोलते हैं symmetry. ओके, अब ये सिमेट्री क्या है कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री फाउंड इन एनिमल्स. अगर सिमेट्री की बात करें, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री आर फाउंड इन एनिमल्स. वन इज़ रेडियल सिमेट्री एंड द अदर इज़ बायलैटरल सिमेट्री. कुछ एनिमल्स में दोनों में से कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है, उनको हम लोग एसिमेट्रिकल बोलते हैं. तो एक एक करके हम लोग तीनों जो है प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि अगर कोई एनिमल है और एनिमल के थ्रू अगर हम लोग कोई भी प्लेन पास करेंगे, सिमेट्री को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास दो पैरामीटर्स जानने ज़रूरी हैं. फर्स्ट इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द सेकंड इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि सपोज़ कोई एनिमल है, सपोज़ दिस इज़ द एनिमल, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन which is passing through the center of the body. अब ये अगर कोई animal है, this is an animal, okay. Now what will be the center of the body? This will be the center of the body, right? Now any imaginary line which is passing through the center of the body will be called as the axis of the body. So suppose we have imaginary straight line passing through the axis of the body like this, or like this, or like this. So all this will be called as the axis of the body. ऐसा imaginary straight line which is passing along the longitudinal axis through the center of the body, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, longitudinal axis of symmetry. और ऐसा imaginary straight line which is passing through the transverse axis of the body will be called as the transverse axis of symmetry. ठीक है, तो this is the longitudinal axis of symmetry. Of course it will be passing like this and the transverse axis will be passing like this, okay. So these are the two different types of axis of symmetry. अब हम लोग आते हैं radial symmetry में. So what is radial symmetry? अच्छा, ये तो axis of symmetry हो गया. Then we have something called as plane of symmetry also. तो जिस तरह से कि axis है उसी तरह से plane भी होता है. So what is axis? An imaginary straight line passing through the center of the body. Plane of symmetry is an imaginary plane which is passing through the axis of the body. ऐसे ये plane है. लाइन और प्लेन में डिफरेंस आपको समझ में आता है. लाइन इज़ वन डायमेंशनल, प्लेन इज़ टू डायमेंशनल. तो प्लेन ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो ये इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट. तो अब रेडियल सिमेट्री को देख लेते हैं. तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द एनिमल बॉडी विल डिवाइड इट इनटू आइडेंटिकल हाफ्स.
उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सपोज एनिमल का बॉडी ऐसा है, तो अगर ऐसा कोई प्लेन पास कर जाए एनिमल के थ्रू ऐसे करके, और वो इस एनिमल को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे, सिमिलरली प्लेन को अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें और तब पास करें, तब भी वो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे। अगर प्लेन को हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें तब पास करें, तब भी वो एनिमल को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे, ऐसे कर दें तब भी। तो एनी प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू द axis of the body, if is dividing the animal into identical halves, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सिंपल सी बात, राइट। तो रेडियल सिमेट्री किस में पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री पाया जाता है सम स्पॉन्जेस, सारे स्पॉन्जेस में नहीं, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस तो एसिमेट्रिकल ही होते हैं। साइकॉन एक ऐसा स्पॉन्ज है जिसमें जो है रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, सिलेंड्रिकल स्पॉन्ज होता है, ठीक है, उसमें होता है। फिर वी हैव सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में भी, जिसको हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं, उसमें भी रेडियल सिमेट्री पाया गया है। टेनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री पाया गया है। एडल्ट एकाइनोडर्म्स में भी रेडियल सिमेट्री पाया गया है। एकाइनोडर्मेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उसका जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बायलेटरल सिमेट्री, वो आपको ऑलरेडी पता है शायद। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि इफ द एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स ओनली थ्रू वन प्लेन, अगर इस प्लेन के थ्रू करेंगे तभी वो आइडेंटिकल हाफ में हो पाएगा। अगर उसको प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तब वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को बायलेटरली सिमेट्रिकल बोलता है। प्लैटीहेल्मिंथेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक, प्लैटीहेल्मिंथेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक सारे एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल इंक्लूडिंग एडल्ट एकाइनोडर्म्स। क्लियर है बात? अच्छा, एसिमेट्री आपको ऑलरेडी पता है। एसिमेट्री में बॉडी में कोई भी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी विल नॉट बी एबल टू डिवाइड इट इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। इस ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एग्जांपल स्पॉन्जेस, राइट। मोस्ट स्पॉन्जेस, ऑल स्पॉन्जेस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ स्पॉन्जेस आपका रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, राइट। सो दिस इज द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सिमेट्रिक। सो व्हाट इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन आ गया था। सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज व्हाट? द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द कॉम्प्लेक्सिटी, पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब आ गया था। थर्ड वाज बॉडी सिमेट्री। फोर्थ इज जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होता है कि कोई भी एनिमल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स बनते हैं, और वो जो लेयर्स हैं उन्हीं में से उस एनिमल के सारे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स बनते हैं, डराइव होते हैं, राइट। तो इनको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स बनते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस को भी डिप्लोब्लास्टिक में ही रखा गया है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन अ लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। देन सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, टेनोफोरा, इन तीनों को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में रखा गया है। ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, दैट इज़ उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। अब हमको इतना पता चल गया कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको किसको कहते हैं, लेकिन ये जो जर्म लेयर्स है इनके कुछ नाम भी हैं क्या? हाँ हैं। जो सबसे बाहर वाला जर्म लेयर है उसको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं। डर्म मीन्स स्किन रिलेटेड होता है और एक्टो मीन्स बाहर वाला। सो सबसे बाहर वाला जो लेयर ऑफ सेल है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। बीच वाला लेयर ऑफ सेल है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही पाया जाता है, डिप्लो में नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाला सेलुलर लेयर है उसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं, ओके। तो ऑब्वियसली जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जाता है, मेसोडर्म एब्सेंट होता है। मेसोडर्म की जगह उनमें एक स्पेशल अनडिफ्रेंशिएटेड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। और मेसोग्लिया की जगह मेसोडर्म पाया जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से फाइलम किस में इंक्लूडेड है, ये भी मैंने आपको ये भी बता दिया, राइट। तो कितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखे हम लोगों ने? सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वाज पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड वाज
डिफरेंट बॉडी सिमेट्री एंड द फोर्थ वाज जर्म लेयर्स। फिफ्थ इज सीलोम, ठीक है, या बॉडी कैविटी। सीलोम क्या होता है कि बॉडी के अंदर का एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है विच इज़ लाइंड बाई मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स। मेसोडर्म क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एक्स्ट्रा जर्म लेयर बनता है। तो अगर किसी एनिमल के बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्लूइड फील्ड स्पेस है विच इज़ लाइंड बाई मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स, जिसको मेसोडर्म चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, तो ऐसे फ्लूइड फील्ड स्पेस को हम लोग ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम बोलते हैं, COELOM, सीलोम, राइट। तो ये जो सीलोम है मेनली 3 तरह का होता है, या एनिमल्स 3 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। एक तो होते हैं एसीलोमेट एनिमल्स। एसीलोमेट एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सीलोम बनता ही नहीं है। तो बाय योर कॉमन सेंस यू कैन नो कि अगर मेसोडर्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली सीलोम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सीलोम उसी को हम कहते हैं, उसी बॉडी फ्लूइड फील्ड बॉडी स्पेस को कहते हैं जो कि सराउंड किया जाता है बाय मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स। So suppose mesoderm is not there, so even if there is a fluid filled space, then we cannot call it as a coelom. So such animals are called as acoelomate. तो सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इसी में आ जाएंगे, जैसे फाइलम पोरिफेरा हो गया, फाइलम सिलेंट्रेटा हो गया, फाइलम नाइडेरिया हो गया, फाइलम टेनोफोरा हो गया, राइट। ऐसा एक फाइलम होता है इंटरेस्टिंगली जो कि ऑल्दो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट इज मेसोडर्म उसमें बनता है, लेकिन फिर भी उसमें फ्लूइड फील्ड स्पेस नहीं बन पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेसोडर्म सैंडविच रहता है बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। तो ये फाइलम प्लैटिहेलमिन्थिस में पाया जाता है। तो फाइलम ऐसे कई बार नीट में क्वेश्चन आ गया है कि नेम वन फाइलम विच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट, फाइलम प्लैटिहेलमिन्थिस। तो व्हाट आर द डिफरेंट फाइला विच आर इंक्लूडेड इन एसीलोमेट एनिमल्स? पहला तो है पोरिफेरा, देन सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, एंड देन टेनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिन्थिस ऑल्सो, दिस इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। अगर हम सेकेंडली देखें, एक होता है स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम क्या होता है? स्यूडोसीलोम मतलब होता है कि मेसोडर्म इज नॉट कंप्लीट, मेसोडर्म इज नॉट कंप्लीट, rather it is present in the form of scattered pouches between the outer ectoderm and inner endoderm. Scattered pouches की तरह पाया जाता है, आपके NCERT में भी दिया हुआ है। I'm going to show you right now for a clearer picture. ये आपको दिख रहा है, देखिए ये आउटर एक्टोडर्म है, ये इनर एंडोडर्म है, और बीच में ये जो स्कैटर्ड पाउचेज आपको दिख रहे हैं, सो दीज आर मेसोडर्म। इस तरह की बॉडी कैविटी, इस तरह की सीलोम को हम लोग स्यूडोसीलोम बोलते हैं, या फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स सीलोम बोलते हैं। ओके, ये जो आपको दिख रहा है इसमें क्या है कि आउटर एक्टोडर्म है, इनर एंडोडर्म है, और बीच में मेसोडर्म है। और ये जो बीच का स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो ये क्या है? दिस इज एसीलोमेट। एसीलोमेट किस तरह का? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। क्यों? क्योंकि मेसोडर्म दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये किस में पाया जाएगा? फाइलम प्लैटिहेलमिन्थिस में पाया जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये देखें, ये वाला अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, और बीच में फ्लूइड फील्ड स्पेस है जो कि लाइंड बाय मेसोडर्म है ऑन ऑल द साइड, लाइंड बाय मेसोडर्म ऑल द साइड्स। तो इस तरह का जो बॉडी कैविटी है या फ्लूइड फील्ड स्पेस है विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रू सीलोम। ठीक, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं एसीलोमेट किस में पाया जाएगा। एसीलोमेट आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। जो स्यूडोसीलोम है ये नेमाथिलमिन्थिस या एस्केलमिन्थिस में पाया जाता है, विच इज़ अ फाइलम ऑफ राउंड वर्म्स। और जो ट्रू सीलोम है, अब ट्रू सीलोम इंटरेस्टिंगली अगेन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक तो ऐसा टाइप जिसमें जो सीलोम बनता है, दैट फ्लूइड फील्ड सीलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। मेसोडर्म स्प्लिट करता है और उसमें स्प्लिट करने के बाद जो मेसोडर्म के दोनों जो कैविटी बन रही है उसके दोनों साइड में जो सेलुलर लाइनिंग है वही फ्लूइड सिक्रीट कर देता है अंदर इस कैविटी में, और ये जो लाइनिंग है ये पेरिटोनियम कहलाती है। ठीक है, दिस इज नाउ कॉल्ड एज द पेरिटोनियम। तो इस तरह का जो ट्रू सीलोम बनता है या यू सीलोम बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं शाइजोसीलोम, SHIZOCOELOM, शाइजोसीलोम। दिस इज फाउंड इन
एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का फाइला में ये शाइजोसीलोम पाया जाता है या शाइजोसीलोम पाया जाता है। सेकेंड टाइप का जो यूसीलोम है उसको हम लोग एंटेरोसीलोम बोलते हैं। तो एंटेरोसीलोम क्या होता है? एंटेरोसीलोम में क्या होता है कि जो गट है या जो एलिमेंट्री कनाल है एनिमल का, उसके वॉल से छोटे छोटे पाउच निकलते हैं और ये पाउच फ्लूइड फील्ड कैविटी बना देता है। ठीक है, इसको हम लोग एंटेरोसीलोम, एंटेरॉन मतलब होता है गट। ठीक, तो एंटेरॉन मतलब गट होता है, तो एंटेरॉन से जो सीलोम निकला उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंटेरोसीलोमिक गट या एंटेरोसीलोम, राइट। तो ये हो गया आपका सीलोम। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। अच्छा, एंटेरोसीलोम किस में पाया जाता है? एंटेरोसीलोम पाया जाता है एकाइनोडर्म जिसमें स्टारफिशेस आते हैं और कॉर्डेट्स जिसमें हम लोग आते हैं। तो एकाइनोडर्म और कॉर्डेट में एंटेरोसीलोम पाया जाता है, राइट। ओके, एक होता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान का मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स में टिश्यूज़ नहीं बनते हैं, सिर्फ सेल एग्रीगेट बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो कि ऑब्वियसली आपको मालूम है स्पॉन्जेस में पाया जाता है या फाइलम पॉलीफेरा में पाया जाता है। एक टाइप का होता है बॉडी प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का क्या मतलब होता है कि बॉडी में एक ही ओपनिंग है, ठीक है, या एलिमेंट्री कैनाल में एक ही ओपनिंग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये आपका पाया जाता है सिलेंट्रेटा स्पॉन्जेस, दैट इज पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थस। ये सब आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड मतलब होता है ओपन एंडेड ओनली ऑन वन साइड, राइट। एक होता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है कि बॉडी तो है ही है, तो द बॉडी इटसेल्फ, द बॉडी वॉल इटसेल्फ इज फॉर्मिंग अ ट्यूब and the gut canal, the body wall itself is forming a tube and the gut or the alimentary canal present inside the body is forming another tube जिसको हम लोग alimentary canal बोलते हैं। तो there is one tube within another tube, so it's called as tube within a tube body plan। इसमें भी क्या होता है कि in a lot of animals the mouth is formed first during the डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ऐसे एनिमल्स जिसमें माउथ पहले बनता है जिसको हम लोग प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एनस पहले बनता है माउथ से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटरोस्टोम्स। सो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ evolutionary directions along which the different animals have evolved in the tube within tube body plan। तो ये जो ड्यूट्रोस्टोम्स है इसमें आ जाते हैं एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी प्लान। देन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि बॉडी सेगमेंटेड होता है अलग अलग सेगमेंट्स में, और इस तरह के सेगमेंट्स में भी अलग अलग तरह का सेगमेंटेशन होता है। मेनली आपके सिलेबस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल सेगमेंट्स आर करस्पॉन्डिंग विद द इंटरनल सेगमेंट्स और देयर इज सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और हर एक सेगमेंट या ट्रू सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, और हर एक सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ मेटामियर। ओके, सो दिस इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किस में पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन? एनेलिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है। इन तीनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ नोटोकॉर्ड, एंड प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड कुछ एनिमल्स में, नॉट इन ऑल एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी during embryonic development there is a flexible rod like structure which is developing. On the dorsal side of the body there is a flexible rod like structure which is developing, and this is called as the notochord. It's a solid rod like structure which is flexible and is made up of vacuolated cells derived from the mesoderm. वो mesoderm से derive होते हैं उसके सारे cells. It is solid, it is not hollow, and it is formed on the dorsal side of the body. It serves as the primitive axis of the body. वो body के primitive axis की तरह serve करता है, and it also provides support to the body, attachment point of muscles of the different muscles of the body. तो notochord is present. अगर एनिमल में ये नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान देखा जाएगा तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कॉर्डेट बोलेंगे। अगर एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट पाया जाएगा तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। सिंपल है, ठीक है।
कॉर्डेट्स में भी ये जो नोटोकॉर्ड है, कुछ कॉर्डेट्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग एडल्टहुड दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक ड्यूरिंग द एडल्टहुड, सच एनिमल्स या सच कॉर्डेट्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। ऐसे कॉर्डेट्स को हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, STOMOCHORD। तो ये जो स्टोमोकॉर्ड होता है वो स्टोमोकॉर्ड हेमिकॉर्डेट्स में जिस तरह से नोटोकॉर्ड होता है उसी तरह से हेमिकॉर्डेट्स में एक फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल सॉलिड ट्यूब, स्टोमोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब विच इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट्स ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। Okay, so with this we complete the different bases of classification, which is introduction to the animal kingdom, and the next lecture we are going to see the different phyla which are present in the animal kingdom, starting with phylum Porifera. Before we conclude, I want to show you something which is present in your NCERT. It's a very useful flowchart sort of thing, or it's a very useful table which is present in page number 49 of your textbook. So page number 49 का जो chart है, this chart is very informative and very precisely given information of all the phyla, the distribution of different basis of classification of different phyla. तो वो आप ज़रूर एक बार देख लें, so it is going to be very useful for you. phyla हम लोग start करेंगे in the next lecture. Thank you so much. I hope you enjoyed the lecture. Have a good day.